Good morning, everyone. I'm Arpit, clinical instructor of मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और एक एमएसएन की डिसीज है सीओपीडी। स्टूडेंट्स, ये जो सीओपीडी है ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज है। किसकी डिसीज है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज है सीओपीडी, मींस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। स्टूडेंट, सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये जो वर्ड क्रोनिक है, क्रोनिक का मीन होता है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड लंबे टाइम तक रहता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग होता है। और अगर इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग होगा तो क्या होगा? जो डिसीज कंडीशन होगी वो भी सीवियर कंडीशन में आएगी, और अगर डिसीज कंडीशन सीवियर है तो उसका क्या होगा? जो ट्रीटमेंट होगा, मैनेजमेंट होगी, वो भी क्या लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक, जिसका कंडीशन क्या सीवियर है, मोर देन 6 वीक्स, जो हमारी कोई डिसीज कंडीशन चलती है और जिसका ट्रीटमेंट भी क्या है लंबे समय तक चलता है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक। और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। कहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है? पल्मोनरी, एंड पल्मोनरी मींस लंग्स। वर्ड पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स। ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे हो रही है? लंग्स में हो रही है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये है सीओपीडी। ये जो डिसीज है ना सीओपीडी, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 4 वर्ड्स हैं सीओपीडी। ये चारों वर्ड्स में क्या होगा? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में क्या हो रहा है? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हो रही हैं। 4 वर्ड्स हैं, और इन चारों वर्ड्स में से क्या है? इस कंडीशन में 4 डिसीज कंडीशन होती है हमारे पास। इस कंडीशन में 4 डिसीज कंडीशन होगी। 4 वर्ड्स हैं सीओपीडी, मींस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, और इस डिसीज में 4 डिसीज एक साथ होती हैं पेशेंट को। कौन कौन सी डिसीज एक साथ होती हैं? एक तो हो गया हमारा अस्थमा, अस्थमा। दूसरा हो गया एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा। और तीसरा हो गया ब्रोंकाइटिस। और चौथी कौन सी होगी हमारे पास? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 वर्ड थे सीओपीडी, मींस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, और इसमें क्या 4 डिसीज कंडीशन एक साथ हो रही है हमारे पास। एक तो हो रही है अस्थमा, दूसरी हो रही है एम्फाइसीमा, तीसरी हो रही है ब्रोंकाइटिस, एंड फोर्थ वन इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसका मीन क्या हुआ कि ये जो सीओपीडी है हमारे पास, ये क्या ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा, सीओपीडी इज अ लंग डिसीज। सीओपीडी किसकी डिसीज है? लंग्स की डिसीज है। और क्या? ग्रुप ऑफ डिसीज, ग्रुप ऑफ डिसीज। और ये ग्रुप ऑफ डिसीज में क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन। सीओपीडी इज अ लंग डिसीज और अ ग्रुप ऑफ डिसीज, ठीक है, जिसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है? रिजल्टिंग इनटू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सीओपीडी के कारण क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं
और कौन कौन से ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं मैंने अभी डिस्कस किया था यहाँ पे, आप लोगों को याद होगा। एक तो कौन सा था हमारा अस्थमा, कौन सा था हमारा अस्थमा, दूसरा कौन सा था एम्फाइसीमा, दूसरा कौन सा था एम्फाइसीमा, और तीसरा कौन था ब्रोंकाइटिस। और फोर्थ वन माय डियर स्टूडेंट कौन सा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। स्टूडेंट्स ये जो 4 डिसऑर्डर हैं इसमें हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे नाम याद रख लीजिए कि कौन कौन से 4 डिसऑर्डर ये हमारे सीओपीडी में होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारा एम्फाइसीमा है ना, एम्फाइसीमा को हम पिंक पफर के नाम से भी जानते हैं, पिंक पफर। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, दिस इज फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम, दिस इज फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम। और ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इसको हम ब्लू ब्लॉटर भी बोलते हैं, ब्लू ब्लॉटर। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को हम ब्लू ब्लॉटर के नाम से भी जानते हैं, और ये जो एम्फाइसीमा है इसको हम पिंक पफर भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो तुम्हारे पास डेफिनेशन कि सीओपीडी होता क्या है। और अब है कि कॉज क्या है, सीओपीडी किस कारण होता है, व्हाट आर द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ सीओपीडी। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। कॉज हम उसको बोलते हैं जिसका कि कोई डायरेक्ट कॉज है, जैसे कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, कोई स्पेसिफिक वायरस के कारण हो रहा है। और रिस्क फैक्टर, सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स की बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि सीओपीडी के कौन से कॉज हैं और कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सीओपीडी कॉज हो जाता है। कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन हो सकती है पेशेंट को, बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन हो सकता है, अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। और किसके कारण हो सकता है स्टूडेंट, फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हो सकता है। ये जो सीओपीडी है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी। और इसका क्या कारण हो सकता है, ब्रोंकाइटिस के कारण भी हो सकता है, अस्थमा के कारण भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण क्या है सीओपीडी हो सकता है। ये थे हमारे पास कुछ कॉज एंड कुछ रिस्क फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि सीओपीडी कॉज कैसे होता है। ये जो सीओपीडी है ना, ये क्या फोर्थ लीडिंग कॉज है डेथ का। तो अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी को हम कहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पहले बात की कॉज में कि ये किसके कारण हो रहा है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस के कारण हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर, कौन सा इटियोलॉजिकल फैक्टर, सच एज बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज बैक्टीरिया, वायरस, तो क्या करेगा बैक्टीरिया वायरस को हम इनहेल करेंगे,
इंजेक्शन, इनहेलेशन और इनोकुलेशन इनटू द बॉडी। किसी भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण वो क्या है, अगर हम कोई भी वायरस को इनहेल कर लेंगे किसी भी चीज से, या इंजेक्शन किसी भी फूड के थ्रू हम हमारे अंदर जा रहा है, या इनोकुलेशन करनी है हमारी बॉडी में, तो क्या हुआ, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस अंदर चला गया, तो वो बैक्टीरिया वायरस अंदर जाके क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स करेगा। और जैसे ही बैक्टीरिया वायरस अंदर जाके हमारी बॉडी में क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, तो वो क्या अपने जैसे कॉलोनीज बनाने लग जाएगा, क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन अकर। और जब मल्टीप्लिकेशन अकर होगी, तब क्या होगा, तब हमारे पास इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगे। जब मल्टीप्लिकेशन अकर होगी तो क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगी हमारी बॉडी में। क्या आएंगी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगी। और फिर क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग जाएगी, म्यूकस प्रोडक्शन। और जैसे जैसे म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। अब आप समझ ही गए होंगे, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। अब क्या, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, म्यूकस का प्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर रहा है। और म्यूकस का प्रोडक्शन, अगर ये जैसे हमारी कोई वैसल है, कोई आर्टरी है, इसमें क्या है, म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, काफी टाइम से क्या म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, म्यूकस क्या इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे, तो क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो इस आर्टरी से जो ब्लड फ्लो कर रहा था उसमें क्या रुकावट आ गई, कंस्ट्रिक्शन होगी, तो क्या ब्लड स्लो जाएगा यहां से, तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो क्या होगा इससे, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीओपीडी अक्कर हो जाएगा। दिस इज अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी। दिस इज अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि सीओपीडी में हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें होगी क्रोनिक कफ, सीओपीडी में मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सीओपीडी क्या है, क्रोनिक डिसीज है, तो कफ होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, बट कफ कौन सी होगी, क्रोनिक कफ होगी, लंबे टाइम तक, और क्या ज्यादा सीवियर कफ होगी इसमें। और क्या आएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, तो क्या डिस्निया। डिस्निया को हम बोलते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और चेस्ट टाइटनेस हो रही है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है। और ये जो क्रोनिक कफ हो रही है, म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा था, क्या था, म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा था, जिसके कारण क्या, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही। तो म्यूकस के कारण यहाँ पे क्या साउंड सुनाने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं व्हीजिंग साउंड। कौन सी साउंड, व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड देखने को मिलेगी। जैसे पेशेंट कफ करता है तो उसमें क्या सीटी जैसी, सीटी मारने जैसी आवाज आएगी। पेशेंट को जब कफ होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को क्या कफ करता है, एकदम से सीटी बजती है ना उसकी कफ से, उसको हम बोलते हैं व्हीजिंग साउंड आएगी। और क्या हो सकता है साइन एंड सिम्पटम्स में, पेशेंट का क्या वेट लॉस होगा, पेशेंट क्या वेट लॉस होगा। वेट लॉस किसके कारण हो रहा है, पुअर एपेटाइट के कारण होगा। पेशेंट को क्या एनोरेक्सिया होगा। जब भी हम बीमार होते हैं ना, तब हमारा क्या कुछ खाने का मन नहीं करता। अगर जब आप बीमार होते हैं ना, तो
आपके सामने जो है आपकी फेवरेट डिश रख दो, तब भी खाने को मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप बीमार हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा? एनोरेक्सिया होगा, और एनोरेक्सिया के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे वेट लॉस हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा टैकीपनिया। टैकीपनिया माय डियर स्टूडेंट, टैकीपनिया, पीनिया का मतलब होता है हमारी रेस्पिरेशन, और टैकी का मतलब होता है इंक्रीज कर जाना। मतलब क्या? हमारी रेस्पिरेशन क्या इंक्रीज कर जाती है, किसने से? नॉर्मल से। और आपको पता होगा नॉर्मल रेस्पिरेशन कितनी होती है? 12 से लेके 20 तक क्या हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है। और जब इससे बढ़ जाती है नॉर्मल से, तब हम बोलते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टैकीपनिया। टैकीपनिया। और क्या होगा इसमें? इसमें बेरल चेस्ट होगी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सीओपीडी में क्या है? और सीओपीडी की टाइप है एम्फाइसीमा। इसमें क्या है? बेरल चेस्ट देखने को मिलती है। बेरल चेस्ट का मीनिंग क्या है? जो चेस्ट का एंटीरियर वाला पार्ट होता है, जो पेशेंट की चेस्ट का एंटीरियर पार्ट है, वो क्या है? वो ऐसे बाहर को आ जाएगा। जो एंटीरियर पार्ट है ना चेस्ट का, वो क्या है? बाहर को आएगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज चेस्ट। बेरल चेस्ट का मीन होता है इनलार्ज चेस्ट। कैसे? ये जो एंटीरियर पोर्शन है वो इनलार्ज हो जाएगा, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इनलार्ज हो जाएगा हमारी बेरल चेस्ट में। दिस इज अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी। अब हम बात करेंगे इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कि डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कौन कौन सी आएंगी सीओपीडी में। मतलब अगर पेशेंट को सीओपीडी है, पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्या डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन करेंगे। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन मतलब कंफर्मेशन करेंगे कि पेशेंट को क्या डिसीज कंडीशन है। तो पेशेंट का पहले क्या करेंगे? हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। क्या करेंगे? हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे और क्या पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। और हिस्ट्री टेकिंग तो हम वर्बली ले सकते हैं पेशेंट से, बट ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ये हमारे पास 4 मेथड होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करने के। कौन कौन से 4 मेथड? जो फर्स्ट मेथड है वो होता है इंस्पेक्शन। पेशेंट की इंस्पेक्शन करते हैं। दूसरा पाल्पेशन, तीसरा परकशन with the help of hammer, and fourth one is auscultation. Auscultation with the help of stethoscope. These 4 methods are methods of physical examination. Physical examination का means होता है head to toe examination, और ये हम परफॉर्म करते हैं 4 मेथड से जो मैंने अभी बताया। और क्या करेंगे इसमें? एलएफटी परफॉर्म करती है। क्या कहते हैं? एलएफटी। और ये जो एलएफटी है इसको हम पीएफटी भी बोल देते हैं। पीएफटी। एलएफटी का मीन होता है लंग फंक्शन टेस्ट, और वर्ड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एंड पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग। सो एलएफटी को कई जगह पे पीएफटी भी लिखा होता है। लंग फंक्शन टेस्ट इसका चेक करेंगे। और क्या करेंगे? वहां पे हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। क्या करेंगे? चेस्ट एक्सरे। और क्या करेंगे? सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी परफॉर्म करेंगे। और क्या कर सकते हैं वहां पे? हम एबीजी करेंगे। एबीजी भी हम यहाँ पे करते हैं। एबीजी का मीन होता है आर्टियल ब्लड गैस। दिस इज अबाउट डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। इससे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट को सीओपीडी है या नहीं। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट की सीवियरिटी चेक करेंगे कि उसको कितने सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका चेस्ट एक्सरे करेंगे। लंग फंक्शन टेस्ट में उसको पता लग जाएगा पेशेंट को क्या सीओपीडी है या नहीं। इससे हम पता कर सकते हैं। ये हो गए हमारे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। और एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या हम कर सकते हैं? ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। हम क्या डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं ब्रोंक्यूल्स का, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। और एक बात आप ध्यान दीजिए, मैंने बात की यहाँ पे क्या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग क्यों हो रही है? जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी बॉडी में क्या है ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है,
और अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, ज्यादा हो रहा है। और जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपरकैप्निया। क्या बोलते हैं, हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया बोलते हैं जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो अब क्या, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो रही है हमारी बॉडी में, तो क्या CO2 बढ़ रहा है। तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, हाइपरकैप्निया की जगह पे कैप्नोग्राफी कर सकते हैं। कैप्नोग्राफी का मतलब है इसमें हम क्या डायरेक्ट चेक करते हैं कि हमारी CO2 की कितनी डिमांड है बॉडी में, कितनी। ग्राफिक्स में हम इसको देख सकते हैं। कैप्नोग्राफी में CO2 का पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी में कितना CO2 है। दिस इज अबाउट डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन ऑफ CO2। अब हम बात करेंगे, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हो गया जब हमारे पास टेस्ट कर लिए हमने कि पेशेंट को क्या डिसीज कंडीशन है। अब हमें डिसीज कंडीशन का पता लग गया, COPD है पेशेंट को, तो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी क्या है, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रीटमेंट में क्या, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, पेशेंट को मैनेज करेंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जहां पे वर्ड आ गया ना मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में सभी तरह की मैनेजमेंट आ जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट भी आ जाएगी, सर्जिकल मैनेजमेंट भी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट भी। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी क्या नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो, तो आपने एज अ नर्स क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में हम नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं कि एज अ नर्स हमने क्या करना है। बट अगर आपको अकेला मैनेजमेंट लिखा गया तो उसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, सर्जरी भी देते हैं और नर्सिंग डायग्नोस भी बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो पेशेंट को क्या हो रहा था, पेशेंट एक तो डिस्कम्फर्ट भी हो रहा था और उसको क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा था। तो उसको हम क्या देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स होता है, ये ब्रोंकियोल्स है, इसको क्या कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, ब्रोंकियोल्स की कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, ब्रोंकियोल्स को क्या करवाएंगे, डायलेट करवाएंगे। ऐसी ड्रग्स देंगे जिसमें क्या है, हमारे ब्रोंकियोल्स डायलेट होंगे। और क्या देंगे, पेशेंट को क्या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन थी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, नसेड भी दे सकते हैं इसको, नसेड। नसेड का मीनिंग होता है नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी हम प्रोवाइड करते हैं इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम COPD। और क्या दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। ये तो हम और क्या दे सकते हैं पेशेंट को, जो भी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उसको क्या, सिम्टम्स को हम रिड्यूस करेंगे, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये थी हमारी फार्माकोलॉजिकल या मेडिकल मैनेजमेंट। फार्मा मींस मेडिसिन। अब हम पेशेंट की केयर करें विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड मेडिकल मैनेजमेंट। तो इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या हो सकती है, नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं। दिस इज अबाउट नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब हम परफॉर्म करेंगे सर्जरी। मेडिकल मैनेजमेंट में हम म्यूकोलाइटिक फीड देते हैं, म्यूकोलाइटिक, जो म्यूकस अंदर इकट्ठा हो गया तो उसको क्या अंदर से तोड़ने का काम करके, तोड़ के जो थिक म्यूकस होता है उसको तोड़ के वो बाहर निकालने में काम करता है, म्यूकोलाइटिक्स बोलते हैं उसको। तो अब हम करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, बुलेक्टमी, सर्जरी में हम बुलेक्टमी परफॉर्म करते हैं।
ये जो एल्वियोलाइज होते हैं हमारे, एल्वियोलाइज, ये जो बुलास होते हैं ना, बुलास, इसको क्या रिड्यूस कर देते हैं। जो इसमें से जो पार्ट क्या अफेक्टेड है, जो पार्ट अफेक्टेड है उसको क्या रिड्यूस कर दिया बुलेक्टमी में। और क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो गई है तो उस टाइम पे हम लंग ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, लंग ट्रांसप्लांटेशन। लंग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और कौन सी सर्जरी करते हैं, एलवीआरएस। एलवीआरएस का मीनिंग होता है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। बुलेक्टमी परफॉर्म करेंगे और क्या करेंगे, अगर पेशेंट की कंडीशन में सुधार नहीं आ रहा, पेशेंट की कंडीशन का दिन भर के सीवियर होती जा रही है, तो उस जगह पे हम लंग ट्रांसप्लांट भी परफॉर्म कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एलवीआरएस मींस लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें कि एज अ नर्स हम क्या कर सकते हैं, तो जो भी पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो पेन का मैनेजमेंट करेंगे, अगर पेशेंट को एंजाइटी हो रही है तो उसको एंजाइटी को कम करेंगे। मतलब जो एज अ नर्स हम कर सकते हैं वो उसको क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक केयर हम उसको प्रोवाइड करेंगे एज अ नर्स। और नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट में। जैसे पेन हो गया, पेशेंट का न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस चेक करेंगे, अगर पेशेंट का न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है तो उसको क्या मेंटेन करके रखेंगे, पेशेंट को पेन से रिड्यूस करवाएंगे। जो भी उसकी नर्सिंग एज अ नर्स हमने केयर प्रोवाइड करनी है वो क्या हम नर्सिंग इंटरवेंशंस में करते हैं। सो दिस इज अबाउट सीओपीडी। होप है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।